हेलो गाइस। आज हम लोग मेजरली न्यूमेरिकल पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी के। आई थिंक सिर्फ 6 क्वेश्चंस है, बट वो देखने के पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कुछ टाइम हो गया हमने रिवीजन नहीं लिया है। और अगर हम पहले का रिवाइज नहीं करेंगे तो पहले का भूल जाएगा, तो जो मेहनत की थी वो पूरी पानी में फिर जाएगी। इसलिए क्विक रिवीजन करेंगे। क्या है करंट? डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। चार्जेस कौन से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअल में कौन सा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हम मानते क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आई मतलब करंट है, उसको मेजर करने के लिए अपन एमीटर लगाते थे सीरीज में, ये समझता है। रेजिस्टेंस बहुत कम, यानी जीरो के आसपास होता है, ये भी हमें समझता है। ठीक है, साथ में अब ऐसा यूनिट क्या है सर? एम्पियर्स है। छोटे यूनिट्स क्या क्या है? मिली एम्पियर्स एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर कितना हो गया? 10⁻⁻³ एंड माइक्रो कितना हो गया? 10⁻⁻6। ठीक है, क्यू एन है चार्जेस, उसका ऐसा यूनिट कूलूम है। टी एन है टाइम, उसका ऐसा यूनिट सेकेंड्स है। सर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स में एक कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स में एक कूलम चार्ज होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में रहेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने सर्किट वर्किट के बारे में पढ़ते हैं। सर्किट क्या होता है? इट्स अ क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ करंट। ये सर्किट का डायग्राम है। स्विच क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेक एंड ब्रेक अ कंडक्टिंग लिंक। ठीक है सर, फिर ये एसआई यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। ठीक है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह का देखते हैं। तो सर उसमें कैसे होता है? पहले सेल के अंदर क्या केमिकल से क्या होता है? रिएक्शन होता है। रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होकर स्टोर कहाँ पे जाती है? टर्मिनल्स पे। फिर ये यूज कब होती है? जब आपका सर्किट कंप्लीट हो। किस चीज में यूज होती है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। चलिए बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है इट इज द वर्क डन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। वर्क डन है डब्ल्यू का ऐसा यूनिट क्या जाता है? जूल्स, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का हम पहले देख चुके हैं। फिर 1 जूल, यह ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यानी 1 जूल को डिफाइन करना है, सॉरी 1 जूल नहीं, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट is defined as a potential difference when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा चिल चल रहा है। ओम्स लॉ किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। क्या किया था? एक एक्टिविटी किया था, उसने एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वोल्ट मीटर लगाया था, एक एमीटर रखा था। पहले एक सेल रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, ऐसे बढ़ाते गया और रीडिंग मेजर करते गया। किस किस की? एमीटर की और वोल्ट मीटर की। एक ग्राफ बनाया इसने, वी वर्सेस आई ग्राफ। उसने पॉइंट्स को प्लॉट किया तो पाया क्या? एक स्ट्रेट लाइन था, उसको एक्सटेंड किया तो पता चला इट वाज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि v इज प्रोपोर्शनल टू i। साथ ही साथ में अगर v जीरो है तो i भी जीरो रहने वाला है। ये अपने उसके ऑब्जर्वेशन थे। साथ में एक प्रिकॉशन था कि खूब ज्यादा देर तक ऑन मत रखना, स्विच को ऑफ कर दिया करो। क्यों? वरना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके रीडिंग्स गलत आना शुरू हो जाएगा। बंदे ने स्टेटमेंट किया जाता द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए बढ़िया है। मैथमेटिकली v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू v बाई आई हो जाता था। तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट के, मतलब करंट को रोकता है। अगर r बढ़ा तो करंट कम होगा, r घटा तो करंट बढ़ जाएगा। ऐसा यूनिट क्या था? ओम्स था। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से पता है। फिर हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल व्हेन वन, क्या कहते हैं, व्हेन इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ material when the potential difference across the material is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere। चलिए ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? रियोस्टाट। रियोस्टाट कहते हैं तो डिवाइस यूज टू कहते हैं ऑल्टर द फ्लो ऑफ चार्जेस या ऑल्टर द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। ठीक है सर, ये सब कुछ समझ गया। ये बेसिक ये वाला हम लोगों ने फिर न्यूमेरिकल का देखा था। फिर हम लोगों ने फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, तो हमें पता चला था कि इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मटेरियल पे भी डिपेंडेंट रहता है, बट मटेरियल का अपने को मैथमेटिकली कुछ करना नहीं है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हम लोगों ने देखा था। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई रो क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। ये रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये चेंज नहीं होगी। अब मुझे एक बच्चे ने डाउट एक बार पूछा था, सर आप पहले बोलते हो कि रो चेंज नहीं होगा, आर चेंज नहीं होगा, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। बेटा देखो, आपका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो फॉर द सेम मटेरियल। ने कॉपर वायर लिया है ना मैं, तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस काट के जोड़ के कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ, लेंथ बढ़ा के, एरिया क्रॉस सेक्शन कम करके सब कुछ चेंज कर सकता हूँ।
बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब कॉपर की एक गिवन टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है, आप कुछ भी शेप चेंज कर लो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हमारा फॉर्मूला जो आया था, तो रो की वैल्यू क्या हो जाती है उससे, आर ए बाई एल। आर ए बाई एल हुए मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा मेरा। फिर इसका ऐसा यूनिट क्या था, ओम मीटर था। फिर अगर मुझे इसे डिफाइन करना रहता है तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, विच मटेरियल, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। परफेक्ट। फिर हमने डिफरेंस वगैरह देखा था, डिफरेंस में डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ऐसा यूनिट और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको आते हो। फिर हम लोगों ने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए भी देखा था कुछ, तो भी याद है मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेडियस का ये वाला आप याद रखिए कि क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो अगर एक आधा मार्कर है तो आप यूज कर सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस मेजरली अलॉय से बनते हैं। सही, ये क्यों, उसके 2 पॉइंट देखे थे। पहले तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये भी पढ़ने के अपन, बट आगे देखेंगे तब समझेगा। दूसरा, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते इवन एट हाई टेम्परेचर। फिर हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल देखा था, बल्ब में क्या यूज होता है, टंगस्टन, देखने वाले क्यों यूज होता है, और साथ में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स में अपन कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। फिर कई सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे थे अपन लोगों ने। फिर आई थिंक सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर आए थे इसके बाद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, फिर हम आए थे किस पे, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, पैरेलल मतलब बिटवीन 2 पॉइंट्स। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट, और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा होता है। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था सीरीज के रेजिस्टेंस का। बेटा डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये डेरिवेशन आप प्रॉपरली अपने हाथ से 1-2 बार कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। आर सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और आर पैरेलल के लिए क्या होता है, 1 बाई RP इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। फिर हमने सीरीज में देखा था कि अगर सेम रेजिस्टेंस R के हम N रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए, मतलब 5 ओम्स के हम 50 सीरीज में लगा देंगे, तो R हो गया 5, N हो गया 50, तो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा N इंटू आर, यानी 5 इंटू 50 विच इज 250 ओम्स। और वैसे ही पैरेलल के लिए अगर मैं R रेजिस्टेंस के N पैरेलल में लगाऊं तो हो जाता है मेरा R बाय N। ये फास्टर कैलकुलेशन जो होता है। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा है कि सर सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में घट जाता है। चलिए ठीक है। फिर हम लोग उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह देख रहे थे, तो ये हम लोग डिफरेंस फॉर्मेट में देख लेते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज और एडवांटेज ऑफ पैरेलल। पहला क्या था कि सर सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट के डिवाइसेस लगाओ तो दोनों खुश नहीं होते हैं। बट पैरेलल में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जितने इसके लगाओगे उतने इसको खुश कर देगा अपना। चलिए ठीक है। दूसरा हमने देखा कि सीरीज में रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ रहा है, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस घट रहा है। फिर सीरीज में क्या है, अगर एक मेरा डिवाइस फेल हो जाता है तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है। पैरेलल में डिवाइस फेल हुआ तो बस वो बंद हो गया, बचा हुआ सब कुछ शुरू है मेरा। सीरीज में मैं इंडिविजुअल की नहीं दे पाता हूँ, एक बटन दबाया तो सब कुछ ऑन, एक बटन दबाया तो सब कुछ ऑफ, जबकि पैरेलल में मैं इंडिविजुअल कीज सबको दे पा रहा हूँ अपनी। फिर सीरीज में ये हो जाता था कि मैं क्योंकि सीरीज में लगाया हो तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस जो V था मेरा पावर सप्लाई को बढ़ जाता है, जबकि पैरेलल में सबको इक्वल जितना पावर सप्लाई है उतना मिलता है। चलिए ठीक है। फिर अगेन हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। फिर सर आज भी हम लोग को क्या करने वाले हैं, हमको न्यूमेरिकल्स ही देखना है। सिर्फ आज हम लोग एनसीईआरटी के देखने वाले हैं, तो अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो आप लोग पेज नंबर 216 निकाल लीजिए, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी रखने तो वाला हूँ। बेटा देखिए पेज नंबर 216 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन पूछते नहीं है बट इससे आपको कुछ समझ में आएगा, इसलिए आपको दिया गया है। ठीक है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला कौन सा पैरेलल में लगाया सर हम लोगों ने, 1 and 10 की पावर 6, ये इसको पैरेलल में लगाया। तो चलो इसका सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को मैं पूरा वैसा वैल्यू लिख देता हूँ, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या 1 2 3 4 5 और ये 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, जो क्या 1 बाय RP। तो इम्प्लाइज RP की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 और ये 1। अब देखो गाइस ये इतना बड़ा नंबर अपॉन उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है,
ये अप्रोक्सीमेटली ना 0.999 के आसपास जाएगा, जिससे मैं बोल दूंगा 1 के बराबर है। तो बेसिकली देखो, अगर आप एक कोई क्या बोलना चाहिए, एक कोई रेजिस्टर लेते हो और उसके साथ में बहुत बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू वाली वो पैरेलल में लगाते हो, तो इफेक्टिवली जितना इसका था ना उतना ही रह जाता है। मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, ये समझिए आप कि मान लो मैंने एक डिवाइस लगाई है, कोई मेरा डिवाइस है, ठीक है, इसके बाद पैरेलल में मैंने वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला कोई डिवाइस पैरेलल में लगा दिया है, तो इफेक्टिवली मेरा रेजिस्टेंस जितना ये डिवाइस का था उतना ही बचने वाला है। देखो ये 1 था और ये मान लो 1 2 3 4 5 6, या नहीं कितना हो रहा है, ये 10 लाख ओम्स का, ये 1 ओम और 10 लाख ओम्स, यानी इतने बड़े और इतने छोटे वाले, छोटे नहीं, एक नॉर्मल और एक बहुत बड़े वाले को मैंने पैरेलल में लगाया है। जो नॉर्मल वाला है इफेक्टिवली उतना ही मेरा रेजिस्टेंस बचेगा। तो कहीं इससे कुछ चमक रहा है क्या आपको? आपको याद है वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता था, तो वो ये वोल्ट मीटर को ही सिग्निफाई कर रहा है बेटा, वो ये वोल्ट मीटर है कि उसको मैं जब पैरेलल में लगा भी देता हूँ ना तो मेरे सर्किट का रेजिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। वो यही बोलना चाहता था, समझा आपको? तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो गाइस अगर आप ये वाला एक बार खुद से सॉल्व कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। साथ में इंटरप्रिटेशन तो मैंने आपको इस चीज़ का बता ही दिया है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है। अब देखिए क्या क्या है पैरेलल में, 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1000 होने वाला है, प्लस 1/1 2 3 4 5 6 तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब ये तो बस उसने फालतू का दिया है बेटा, बस मस्ती का। तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 1/RP देखिए 1 2 3 4 5 6 जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 आ रहा है, ये 1 0 0 1 0 0 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो इम्प्लाइज RP की वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 0 0 1 0 0 1 इतना ओम्स। अगेन ये इतना कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ आपको एक रैंडम सा दिया गया था। ऊपर वाले का जो समझाना जाता था आई होप आपको समझाओ। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन को भी है ना, इसी का सेकंड सब पार्ट था, उसको आप सॉल्व कर लीजिए फटाक से। चलिए अब वो क्वेश्चन पे आते हैं जो मजेदार है बेटा। रैंडम पहले तो वो बातें बाद में करेंगे क्वेश्चन की। आपको मैंने 3 रजिस्टर्स दे दिया, ठीक है, कुछ R1 R2 और R3 के 3 रजिस्टर्स दे दिया। आप कितनी अलग अलग तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हैं बताइए मुझे। आप एक बार पॉज कर लीजिए और रैंडम कितने अलग अलग तरीकों से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो बताइए मुझे। चलिए देखिए, एक कुछ तीनों सीरीज में हो सकते थे अपने, एक तीनों पैरेलल में हो सकते थे, एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मतलब क्या है, देखो एक ये सीरीज में और मे बी एक ये ऐसा पैरेलल में। एक और देखो आप ये भी कर सकते थे कि ये सीरीज ऐसा हो गया और ये पैरेलल हो गया। और मुझे तो क्लिक नहीं हो रहे, अगर आपने कोई और रैंडम अलग बनाया है तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ बच्चों ने शायद से कि ऐसा बना दिया होगा, वो ट्राइंगल वाला याद है आपको? तो मैं उन बच्चों को लूँगा बेटा इसमें, सॉरी हाँ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपने फैंसी तरीके से बनाया है। तो बेटा वो जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा इन्हें ट्राइंगल वाला। आप जैसा मैंने बनाया ऊपर वैसा ही बना सकते हैं, ट्राइंगल वाला भी बना सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। चलो ठीक है, आपको समझ आया 3 के कितने अलग 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 तरीके हो सकते हैं। तो ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मन में पढ़िए, क्या दिया हुआ है। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 ohms be connected so that the total resistance is 4 ohms और एक में है 1 ohm। अब देखिए हमारे पास कौन से R1 की मान लीजिए 2 है, R2 की वैल्यू मान लीजिए 3 ohms है और R3 की वैल्यू मान लीजिए 6 ohms है। अब हमें इसे ऐसा कनेक्ट करना है सच दैट मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाए 4 ohms। देखो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 एक ये है, बट मैं पक्का से बोल सकता हूँ इससे नहीं आएगा। क्यों? देखिए मेरा सीरीज में सबसे बड़े से भी बड़े वैल्यू पर चल जाता था मैं, अब सबसे बड़े से भी बड़े वैल्यू पर जा रहा हूँ मैं, 6 से भी बड़े पर जाऊंगा तो मे बी 7 8 9 100 1000 10,000 कुछ ऐसा जाएगा। 6 से बड़ा जाने वाला है मेरा, बट उसने मुझे क्या बोला है 4 लाना है, मतलब 6 से छोटा लाना है, तो सर मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब मे बी मैं तीनों को पैरेलल में करता हूँ। अब मैं तीनों को पैरेलल में भी पक्का बोल सकता हूँ ये आंसर नहीं होने वाला है मेरा। सर क्यों? क्योंकि तीनों में पैरेलल में छोटे से भी छोटे पे ला देता था,
तो अगर छोटे से भी छोटे में ला रहा है अगर वो, मान लीजिए, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है मेरा, 2 है मेरा सबसे छोटा, 2 से छोटे में 1.9 या 1 ऐसा कुछ आएगा, पर उसने तो 4 बोला है, तो सर 4 2 से भी छोटा नहीं है, तो वो ऑप्शन भी कट गया। तो अब मुझे या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मे बी पहले मैं ये वाले के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो ट्राई करता हूँ। चलिए ठीक है, तो मे बी यहाँ पे मैंने 3 डाला, यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 6 डाल दिया। तो सर पहले इसका मुझे पैरेलल का देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो सर इसका पैरेलल कितना हो रहा है, ये बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है, कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है। तो 1/2 + 1/6 इक्वल टू 1/r, तो 3 + 1/6 इक्वल टू 1/r, 2/3 इक्वल टू 1/r, तो इम्प्लाइज r की वैल्यू आ रही है 1.5। तो 1.5 और 3 से 4.5 हो गया। देखो आप पास में थे, बट नहीं चलेगा साहब, आस पास में नहीं, एग्जैक्ट चाहिए मुझे। तो ठीक है, तब चेंज करते हैं अपन लोग इसी का, इस अभी कनेक्शन ये रहने देते हैं, थोड़ा इसका सर्किट डायग्राम में R1 R2 R3 इधर उधर करना शुरू करते हैं। अब मे भी मान लो मैं 6 यहाँ लगाया, 2 यहाँ लगाया, 3 यहाँ लगाया, मैं पक्का बोलता हूँ ये आंसर भी मैच नहीं होने वाला है। सर कैसे पता आपको, बेटा आप खुद सोचो, ये 6 है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ भी आएगा, 2 से कम आएगा, मान लो 1 आ गया या 0.1 भी आ गया, तो बेटा 6 और 0.1 तो 6 से बड़ा हो जाएगा ना। आपको आंसर क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, तो देखो स्मार्टली ये वाला भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है सर अब और ट्राई करते हैं। मान लो ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, अब इनको ट्राई किया मैंने, तो देखो 1/6 + 1/3 ये हो रहा है 1/rp, सर 1/rp इज इक्वल टू 1 + 2/6 विच इम्प्लाइज 1/rp इक्वल टू 3/6 है 1/2, rp की वैल्यू आ गई 2। सर देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, आ गया आंसर 4 हो गया, परफेक्ट मिल गया। अब बेटा जनरली स्पीकिंग मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया है, मुझे नहीं पता था किससे आने वाला है। आपको भी हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा देखना पड़ेगा, जितना स्मार्टली देखोगे ना उतना फायदा होगा। देखो मैंने कैसे रिजेक्ट कर दिया था, ये इसको सॉरी मैंने इसको 6 नहीं लिया था, तो वैसे ही अगर आप भी थोड़ा वर्क करोगे ना, आपका भी हिट एंड ट्रायल मेथड से फटाफट आना शुरू हो जाएगा। तो एक काम करो, अभी तो आपको पता है बट आपको और तरीकों से भी ट्राई करना है, तो एक बार ये वाला लाने का ट्राई कर लो आप लोग। चलिए अब लास्ट वाला, हमें इफेक्टिव कितना चाहिए 1, तो पहली तो सेंसिबल चीज मुझे दिखती है छोटे से भी छोटा चाहिए, तो धमाधम लगा दूंगा मैं काय में, पैरेलल में। तो मैंने लगाया 1/rp इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6 यानी 3 + 2 + 1/6 यानी 6/6 विच इम्प्लाइज rp, यानी ये हुआ है 1, तो ये हो गया रेसिप्रोकल भी 1। ये इजी था। तो सेकेंड वाले को बेटा वो कनेक्शंस ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, ओरली नहीं, ऐसा कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। 2 3 6, सेकेंड वाला सब पार्ट कंपेरेटिवली इजी था, तो ये वाला भी एक बार आप फटाक से कर लीजिए। चलिए हो गया। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए बड़ा इजी था। सर क्या है क्वेश्चन 5, देखिए पढ़ते भी अपन पहले क्वेश्चन 5। What is the highest and the lowest resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? बेटा हाईएस्ट होता है जब आप सीरीज में लगाते हो और लोएस्ट होता है जब आप पैरेलल में लगाते हो। तो चारों को सीरीज में लगा दो, इफेक्टिव निकाल लो क्या रेजिस्टेंस आने वाला है, वो हो जाएगा हाईएस्ट। चारों को पैरेलल में लगा लो, इफेक्टिव निकाल लो, जो आता है वो हो जाएगा लोएस्ट। तो एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट कर लो। चलिए देख लेते हैं। आर सीरीज कितना हो जाएगा, 4 + 8 + 12 + 24। सर ये हो गया कितना, 20 44 48, देख लो एक बार, 24 20 48, यस ये हो गया 48 ओम। और पैरेलल में लगा दिया तो लोएस्ट, ये देखो ये हो गया मेरा ऊपर वाला था हाईएस्ट, अब मैं लोएस्ट वाला देखने वाला हूँ। तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24 से एलसीएम लकीली 24 ही आ रहा है। तो 6 + 3 + 2 + 1 अपॉन 24, ये कितना हो रहा है 12/24 विच इज 1/2। तो एम्प्लाइज आरपी हो गया कितना 2 ओम्स। तो ये हो गया मेरा लोएस्ट। फुद्दू क्वेश्चन था बेटा, आई होप आपका आंसर मैच किया है। फट से कर लो ये वाला पॉज करके। चलिए अब जिनका ये हो गया है, हम आप आ जाइए पेज नंबर 221 पे अपनी एनसीईआरटी के, और 3 क्वेश्चंस करेंगे। अब ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे थोड़े से। चलिए पहले हम लोग अच्छे से ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts। मैं समझा दो क्या हुआ अभी तक। मान लीजिए मेरा एक वायर था ये,
इसका रेजिस्टेंस था R। इसको 5 इक्वल भाग मैंने 1 2 3 4 5 5 इक्वल भाग में काटा है। अब देखो आपको ये चीज़ याद है R वॉज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ मेरे 1/5 हो चुके सब, तो रेजिस्टेंस भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ओवरऑल का रेजिस्टेंस था मेरा R, तो अब मेरा सब भाग का कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा सर R/5, इसका भी हो जाएगा R/5, ये भी हो जाएगा R/5, ये भी हो जाएगा R/5, ये भी हो जाएगा R/5। चलो बढ़िया है सर, ये चीज़ तो हमें समझ गई। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब अब क्या हुआ है, ये देखिए, मतलब ये R/5 वाले जो भी है मेरे, अरे यार हट जा, गायब हो जा मेरे भाई, हाँ, इन सबको ने पैरेलल में लगा दिया। मतलब एक ये 2 3 4 5, सबकी वैल्यू कितनी है सर, ये भी है R/5, ये भी है R/5, ये भी है R/5, ये भी है R/5, ये भी R/5। अब इसका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जिसको मैं R' बोल रहा हूँ। अब बेटा याद है ना, इक्वल रेजिस्टेंस वाले जो रहते हैं डिवाइड बाय नंबर, एंड अपन वो कुछ करते हैं R/N करते थे फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस कितना है सर, रेजिस्टेंस है मेरा R/5 ही है। ये देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू R/5 है, डिवाइड बाय नंबर यानी बाय 5 हो गया, तो क्या R/25। सर नहीं सर ये नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं, अपन अपने देसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो 1/R पैरेलल, यानी यहाँ पे 1/R' बोल रहा है उसको, तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 होगा, R/5 हो, जिसको अब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई है 25/R। ये 1/R' हो रहा है, तो इम्प्लाइज R' कितना हो गया है R/25। यहाँ तक ये समझा आपको पक्का से, चलो ग्रेट। अब उसने मुझे क्या बोला है, मुझे चाहिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस R की डिवाइड बाय R' की वैल्यू। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो मेरा R था, ठीक है, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस R अपॉन R', R की वैल्यू तो R ही है, R' की वैल्यू क्या है R/25। तो ये क्या बन गया R डिवाइड बाय R/25 विच इज R मल्टीप्लाइड बाय 25/R, कटा कटा आंसर आ गया 25/1। तो मेरा इफेक्टिवली आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा D। बेटा एक चीज सुनो, एमसीक्यू में कभी भी आप लोग सोल्यूशन वोल्यूशन कर लेते जो भी है, आपको ये ऑप्शन तो लिखना ही है, साथ ही साथ में ऑप्शन का जो आंसर था 25 ये भी लिखना पड़ेगा, समझा। सिर्फ आंसर 25 मत लिख देना या सिर्फ ऑप्शन डी मत लिख देना, प्रॉपरली पूरा लिखना है दोनों। एक बार बता देता हूँ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था R, 5 भाग में काटा, इनको पैरेलल में लगा दिया। तो जैसे ही 5 इक्वल भागों में काटा रहा था तो R/5 ऐसे हो गए थे, उसको पैरेलल में लगाया था, इफेक्टिवली R/25 हो गया था। अब वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी R और पैरेलल वाले में कनेक्शन यानी R/25 का रेशियो मांगा था, तो वो हो गया 25:1, जो कि आंसर क्या है मेरा D, सिंपल डिम्पल। तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन प्लीज मेरे लिए कर लीजिए खुद से, ये क्वेश्चन में आपको मजा भी आने वाला है, क्योंकि ये वाला खुद से आप लोग पॉज करके कर लीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10th। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, 10th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere current on 220 वोल्ट का सप्लाई। देखो एक बार, सॉरी मैं शायद सर से छुप गया था, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम लोग। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, इन देखो आपको कितने, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, आप कितने भी ले सकते हो, ऐसे आपको 176 ओम्स के हिसाब से ऐसे लगाने का है, ठीक है, ऐसे खूब सारे लगा सकते हो। आपको ये लगाना है सच दैट आपका इफेक्टिव करंट कितना रहे, तो इफेक्टिव करंट होना चाहिए हमारा, कितना है दिया हुआ 5 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है 220 वोल्ट्स। आपको उससे निकालना है कितने रेजिस्टर्स चाहिए। पहले इससे R निकाल लेता हूं मैं कि मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, R पैरेलल की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो V = IR होता है, तो 220 = 5 × R, तो R की वैल्यू है 220/5, कटा कटा आंसर है 44। मतलब कुछ तो भी, कितने तो भी, मुझे पता नहीं कितने तो भी, कितने हैं, 5 है, 10 है, 100 है, ऐसे पैरेलल में लगाऊंगा मैं कितने 176 वाले, तो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए उसके कारण 44 ओम्स। समझा नहीं चीज क्या हुआ, ये 44 कहाँ से लाया समझाना, मेरे को ये I दिया हुआ था, मुझे V दिया हुआ था, तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस 44 चाहिए, वो चीज़ मैं ढूंढ के ला चुका हूँ। सर अब आगे क्या, अब बताओ कितने नंबर चाहिए। अब याद है आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था
कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस वाले आप लगा रहे हो, कितने इक्वल रेजिस्टेंस आर वाले आप एन लगा रहे हो, तो वो आपको आर इफेक्टिव दे देगा पैरेलल में। अब देखो आपको आर की वैल्यू ये वाली पता है क्या? हाँ सर वो है 176। आपको एन की वैल्यू नहीं पता, आर इफेक्टिव की सर हाँ सर ये निकाली थी की वैल्यू है 44। तो बस ये इधर उधर सॉल्व किया तो 176/44 इक्वल्स टू एन, ये कटा 1 था, ये हो गया 4 था, तो एन की वैल्यू होगी 4। मतलब मुझे 4 176 वाले पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। एक बार पूरा क्वेश्चन वापस समझाता हूँ। देखिए एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखिए। आपको क्या था, आपको खूब सारे, मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ 176 ओम के आपको रेजिस्टर्स दे दिए, बोला आपको जितने चाहिए लो, बट आप सब कुछ पैरेलल में लगाओगे। और ऐसा लगाओ कि अगर मैं 220 वोल्ट के सप्लाई पे लगाऊं तो 5 ओम का करंट आना चाहिए। तो आपको V दिया हुआ था 220, आपको I दिया हुआ था 5, आपने उससे R इफेक्टिव निकाल दिया, वो कितना आया था 44 ओम्स आया था। अब आपको R इफेक्टिव 44 चाहिए, 176 से आपका कितने भी इनफाइनाइट है, तो आपने क्या किया, आप चेक कर रहे हो तो आपने अपना फॉर्मूला निकाल दिया, R/N इज इक्वल टू R इफेक्टिव यानी R पैरेलल में। आपके पास 176 के थे, नंबर ऑफ वो नहीं पता है, ये 44, ये इसको इधर लाया, इसको इधर भेजा, ये तो चलो ये आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करना आता है। तो 176/44 इक्वल्स टू n, ये कटा 1 था, ये हुआ 4 था, इंप्लाइज अपने को n इक्वल टू 4 176 के हमको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। समझाया क्या हुआ है? तो फट से ये वाला क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व कर लो। चलो हो गया। अब अपन लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली अपन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ohms सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज 9 ohms पहला, और दूसरा है 4 ohms। चलिए ठीक है सर, पहले 9 ohms के ऊपर वर्क करते हैं। एक काम करो, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। बेस्ट चीज क्या, तीनों सेम है, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए सर 6 और 6 और अपने को इफेक्टिव चाहिए 9, तो तीनों को सीरीज में लगाएगा तो ओरली समझ में आ गया 18 है, तो वो तो नहीं करना है। तो मैंने अब सर तीनों को एक बार पैरेलल में लगा के देखता हूँ। तो सर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/RP, तो ये 3/6 है ना, 1/2 इक्वल्स टू 1/RP इम्प्लाइज RP इक्वल्स टू 2 ohms। सर ये भी काम का नहीं है बेटा, ये नहीं लिख के भी आप R/N वाला फॉर्मूला लगा लेते थे, 6/6 तो भी आपका आ गया होता, आप ओरली बता दिए होते। ठीक है सर, अब हमारे पास एक ये वाला बचा है। लकीली क्या है, तीनों में 6 ही लिखना है। पिछले 2 3 4 जैसा जो था ना, उसमें आपको अलग अलग घुमाना पड़ रहा था, अलग अलग ट्राई करना पड़ रहा था। इसमें तीनों की तीनों 6 लिखना है। ठीक है सर, 6 ये देखो, ये दोनों 6 का पैरेलल 3 बन जाएगा, और 3 और 6 का पैरेलल अच्छा सीरीज 9 बन जाएगा। तो सर इसका इफेक्टिवली आ गया 9 ohms, ये पहला आ गया। दूसरा कितना दिया है सर, अब हमें चाहिए 4 ohms, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा वाला, ये 6, ये भी 6 और ये 6 वाला। अरे ट्राइंगल वाला जो था आपका फैंसी डिजाइन वाला वो। अब देखो ये 6 का कितना हो चुका है, ये 6 और सॉरी ये 6 और 6 सीरीज में वो बन चुका है 12, तो ये इफेक्टिवली हो चुका है 12 और ये 6। उसके बाद में इसका पैरेलल किया तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम हुआ 12 तो 1 + 2/12 है, 3/12 यानी 1/4 इम्प्लाइज RP इज इक्वल टू 4 ohms। तो ये हो गया दूसरा वाला कॉम्बिनेशन। समझा क्या हुआ है? फट से ये वाले को भी ट्राई कर लो। और बेटा देखो इसके ना और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पर आपका यही बेसिक स्टैंड चलता है कि आप सीरीज में कर रहे हो, पैरेलल में कर रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल में कर रहे हो, उसको अलग अलग हिट एंड ट्रायल कर रहे हो। 2 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन आते हैं बेटा, और बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप करोगे ना तो हो जाएगा। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।